Good morning, dear students. It's me Atul Tyagi. Dear students, we are studying class 12th, and this is the first chapter. Today we will start with topic from ideal dipole. Let's start our video. So, dear students, what is electric dipole? If in a dipole Q is large and separation is small, then the dipole is said to be ideal dipole or the point dipole. किसी भी डाइपोल को हम आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल तब बोलेंगे जब Q की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, Q इज लार्ज, चार्ज हमारा बहुत ज़्यादा हो, और जो सेपरेशन है यानी कि 2a की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा छोटी हो। आइडियल डाइपोल के लिए जितना चार्ज ज़्यादा होगा और डिस्टेंस जितनी कम होगी वो डाइपोल उतना ही आइडियलिज्म की ओर मूव करता चला जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं पॉइंट डाइपोल की ओर मूव करता चला जाएगा। फॉर ए आइडियल डाइपोल और द पॉइंट डाइपोल कंडीशन क्या है हमारी, Q टेंड्स टू जीरो यानी Q इन्फिनिटी की ओर टेंड करते चले जाना चाहिए, एंड 2a टेंड्स टू जीरो, और जो डिस्टेंस है उनके बीच की जो सेपरेशन है वो जीरो की ओर टेंड करते चले जाना चाहिए। ठीक है। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड? The electric field produced by an electric dipole is called a dipole field. किसी भी डाइपोल के कारण जो उसका फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके चारों, किसी भी डाइपोल के कारण उसके चारों ओर जो फील्ड क्रिएट हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसका डाइपोल फील्ड बोलते हैं। ठीक है। बेसिकली ये कंसीडर कीजिए कोई डाइपोल है, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इसकी जो सिमेट्री होगी वो हमारी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी। इट हैज सिलेंड्रिकल सिमेट्री। नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा जो डेरिवेशन है, एग्जाम्स में पूछा जाता है बेसिकली, सो यू मस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट इट मस्ट बी perfectly learned by heart. Okay, so let's start। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि व्हाट इज मतलब बेसिकली डाइपोल का जो एक्सिस है उस पर किसी एक पॉइंट को ले लें हम, तो उस पॉइंट पर उस डाइपोल के कारण कितना फील्ड क्रिएट होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल, किसी भी डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए डाइपोल एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर ऑन इट्स एक्सिस, उसके एक्सिस पर मतलब बेसिकली यदि हम डाइपोल की बात कर रहे हैं, किसी डाइपोल की एक्सिस पर कोई पॉइंट ले रहे हैं, वही बात है, बस इसको अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, कि किसी डाइपोल की एक्सिस पर कोई पॉइंट ले लिया जाए तो उस पॉइंट पर पर्टिकुलरली कितना बेसिकली हमारा जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, कंसीडर कीजिए कोई डाइपोल है, इसकी एक्सिस ये होगी हमारी, यहाँ पर वहाँ कहीं दूरी पर या यहाँ पर कहीं भी उस पॉइंट पर कितना फील्ड क्रिएट होगा। इसे हम ऐसे बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन एंड ऑन पोजीशन। ध्यान देना, एंड ऑन, END एंड ऑन पोजीशन, इस टाइप से भी पूछा जा सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल ऑन टेंजेंट ए पोजीशन, टेंजेंट ए पोजीशन भी इसे बोल दिया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। ये कोई हमारा डाइपोल है, -q और +q चार्ज रखे हुए हैं हम। ठीक है, सो इट इज अ डाइपोल। ये जो डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है वो हमारी 2a है, o मिड पॉइंट है इसका, तो यहाँ से a ये होगा हमारा और a डिस्टेंस ये होगी, बिकॉज o इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल। ठीक है, और डाइपोल की टोटल लेंथ कितनी है, 2a है, और ये मिड पॉइंट है तो a ये होगा और ये डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, अच्छा, हम कंसीडर कर रहे हैं कि इस डाइपोल के कारण कहीं इसकी एक्सिस पर, कहीं दूरी पर कोई पॉइंट P है। ठीक है, उस पॉइंट पर इस डाइपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसको हमें डिटरमाइन करना है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो कंसीडर करके चलते हैं इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस है इसके मिड पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट से कितनी है, कंसीडर कर लेते हैं वो r है। ठीक है, जब ये r है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हमारा a है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची हमारी, जाहिर सी बात है r-a बची। अब जब ये हमारा r है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक a है, तो -q चार्ज की पॉइंट P से डिस्टेंस कितनी होगी हमारी, r+a। ओके,
डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा वेक्टर पी क्या हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है हमारा, और हमको पता होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, मतलब -q टू +q। इज इट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पर मैंने इसे थ्योराइज कर दिया है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस -q एंड +q। ठीक है, -q चार्ज ये रहा, +q चार्ज ये रहा, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2a। ये यहाँ से यहाँ तक 2a डिस्टेंस है। ठीक है, a एंड a मिलकर हो जाएगी 2a। प्लेस्ड इन वैक्यूम, हमने कंसीडर किया वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हमें इस पॉइंट पर जो इसकी एक्सिस पर है, विच इज लाइंग ऑन द एक्सियल लाइन, हम वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट P विच इज लाइंग ऑन इट्स एक्सियल लाइन। इसकी एक्सियल लाइन पर कोई पॉइंट P है, हमको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेट O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, वो हमने कंसीडर कर लिया इसका सेंटर। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। हेयर फ्रॉम फिगर से हमको क्या मिलता है, E प्लस क्यू चार्ज ये रहा, -q चार्ज ये रहा। हमको पता होगा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस आउटवर्ड रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज +q अलोंग dp, ये हमने E+q कंसीडर किया क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, तो हमारी इस टाइप से फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो E+q क्या है हमारा, वो ये है इस +q चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमारी, B to P, BP अलोंग BP। E-q क्या है, नेगेटिव चार्ज में हमेशा फील्ड लाइन सेंटर करती है, तो हमारी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस टाइप से होगी हमारी अलोंग PA। ठीक है, हाँ यहाँ सहूलियत के लिए ताकि हमें ये पता रहे +q को के प्लेस पर हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं कि -q चार्ज जो रखा हुआ है पॉइंट A पर रखा हुआ है, और +q चार्ज जो रखा हुआ है पॉइंट B पर रखा हुआ है, तो A भी हमारा डाइपोल हो जाता है। ठीक है, अब ठीक है, वेक्टर पी क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। हम पहले से ही जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्या -q और पॉजिटिव चार्ज क्या +q, सो वी कैन राइट डाउन इट एज दैट इज -q टू +q। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे ऑब्टेन किया जाएगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या आएगा, ई नेट, यहाँ पर जो वैल्यू होगी नेट वैल्यू जो होगी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो ई नेट, या फिर हम बोल सकते हैं EP, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, और ई एक्सियल यानी कि एक्सियली जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, वो क्या होगा हमारा वेक्टर E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस वेक्टर E ड्यू टू माइनस चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ओके, सो dear students, here electric field due to positive charge Q, magnitude of electric field due to positive charge Q equals to 1/4π Q by R plus A whole square। पहले हम देखते हैं, आपको पता है E equals to 1/4πε0 Q by R square, where R क्या है, वो डिस्टेंस। ठीक है, वो जो मतलब डिस्टेंस है, यहाँ से देखा जाएगा यदि हम पॉजिटिव चार्ज के लिए बात करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R-A, तो हमने यहाँ पॉजिटिव कहाँ गया, दिस इज R-A होल स्क्वायर एंड दिस इज R प्लस A होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी आएगी, 1/4πε0 Q by R-A होल स्क्वायर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण है हमारा, दैट इज अलोंग BP, B से P की ओर है, मैंने पहले भी बताया था। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -q कितना होगा, 1/4πε0 Q by R स्क्वायर। R डिस्टेंस है हमारी यहाँ से यहाँ तक की, जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, दैट इज R प्लस A। ये तो ये है, और R यहाँ से यहाँ तक है, तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक R प्लस A, सो R प्लस A होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन यदि हम बात करें तो क्या होगी हमारी, P से A की ओर, पहले ही बताया जा चुका है। ठीक है, अब हमको पता है E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आर कोलिनियर वेक्टर्स। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, वेक्टर्स पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, मानकर चलिए
टाइप से हमारे कोई दो वेक्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। एक रफ एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है और इधर 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, इधर ज्यादा है, ये दोनों के दोनों कोलिनियर वेक्टर है, यदि दोनों के दोनों हमारे ये 180 डिग्री एंगल पर लगे हुए हैं, ठीक है, ठीक है, और या फिर 0 डिग्री एंगल हो तो भी हम कोलिनियर वेक्टर ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। अब एक चीज देखनी होगी हमें, यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7n minus 5n that is 2 न्यूटन टूवर्ड्स राइट साइड में होगा हमारा। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, यदि यहाँ पर हम ऐसे कंसीडर कर लेते, कंसीडर ये 7 न्यूटन ऐसे होता और 5 न्यूटन इधर होता हमारा, ठीक है, और तो हमारा वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है। लेकिन अब की बार हम 7 न्यूटन में से 5 न्यूटन ही सब्ट्रैक्ट करते हैं और हम बताते 2 न्यूटन बट टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। क्लियर। सेम सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ये पॉइंट P है, ठीक है, ये कोलिनियर वेक्टर यहाँ पर कंसीडर करते हैं, दैट इज द 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार्ज लग रहा है, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी हमारी, और ये भी इधर लग रहा है। तो ये चार्ज क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण लग रहा है और ये नेगेटिव चार्ज के कारण लग रहा है, तो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पता करेंगे हम, एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज आर कोलिनियर वेक्टर्स एंड एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। देयरफॉर देयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P, इस पॉइंट पर जो होगी विल बी द डिफरेंस ऑफ दीज टू, इन दोनों का डिफरेंस होगी। मैंने ये नहीं बोला कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब समझने की बात ये है, यहाँ हमको पता चल रहा है कौन सा बड़ा है, ये बताइए ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। ऐसे नहीं बताना है कि वो पॉजिटिव चार्ज के कारण तो बड़ा हो गया या नेगेटिव चार्ज के कारण है तो छोटा हो गया। ये रीजन क्या है, इसका रीजन है, यहाँ से देखिए दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, क्यू भी दोनों में आ रहा है। अब कहाँ डिफरेंस आता है, डिफरेंस आता है या तो 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर है एक के लिए, और दूसरे के लिए क्या आता है 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर है। बाकी ये दोनों में कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है, दोनों में ही कांस्टेंट है, ये था हमारा e प्लस क्यू के कारण, और ये क्या हमारा e माइनस क्यू के कारण था, ठीक है। तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, जो कांस्टेंट है उसे छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको जो चीज सेम है दोनों के लिए उसे हटा दो, जिससे कोई, अब हमारे पास ये दो क्वांटिटी रहती है, एक तो क्वांटिटी ये वाली रहती है और एक क्वांटिटी हमारी ये वाली रहती है। अब समझते हैं डिस्टेंस पॉजिटिव क्वांटिटी है हमारी, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि ये किस स्केलर क्वांटिटी है। तो ये कंसीडर करें, यदि हम मान लीजिए 2 r, यहाँ से पता चल रहा r दोनों सिचुएशन में r ग्रेटर है, r a से बड़ा है, ठीक है, r a से बड़ा होगा क्योंकि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, ठीक है। तो कंसीडर करते हैं यदि r हमको पता है a से बड़ा है, तो यहाँ ये क्वांटिटी कैसी आएगी। और कंसीडर कर लीजिए यदि ये छोटा भी होता, यदि ये छोटा भी होता, पहली बात तो बड़ा ही होगा, बट यदि छोटा भी होता तो भी क्या होता, मानकर चलिए 5 इसे कंसीडर कर लीजिए आप, 100 कंसीडर कर लीजिए और इसे 1 कंसीडर कर लीजिए, तो r माइनस ए क्या आएगा हमारा 100 माइनस 1 दैट इज 99, और 99 का स्क्वायर क्या आएगा, r माइनस ए का स्क्वायर क्या आएगा 99 का स्क्वायर, ठीक है। इसे 101 कंसीडर कर लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है, दैट इज 100, और फिर हम कंसीडर कर सकते हैं 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर क्या आएगा 10,000, ठीक है। अब कंसीडर कर लेते हैं यदि ये पॉजिटिव क्वांटिटी, यदि ये नेगेटिव हो, छोटा भी होता हमारा, ए बड़ा होता, मान लीजिए होगा नहीं बट कंसीडर कर लीजिए, यदि ए बड़ा होता, ए को 101 कंसीडर कर लो और आर को 1 कंसीडर कर लो, तो इस सिचुएशन में भी क्या आएगी वैल्यू, ये होगा हमारा, दैट इज यहाँ से आएगा हमारी वैल्यू जो आएगी 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर होगा हमारा 1/10,000, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, दैट इज 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/r कितना है 1, ए कितना है हमारा 101, इसको हम लिख सकते हैं 1/-100 स्क्वायर, दैट इज माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही आएगा तो 1/10,000। ये दोनों सिचुएशन में वैल्यू सेम आ रही है हमारी, ठीक है। अब एक चीज लेकर चलते हैं, अब r प्लस ए कंसीडर कर लेते हैं, 1/r प्लस ए, 1/r प्लस ए कंसीडर कर लेते हैं,
दैट इज वही 100, यदि इसे ले लेते हैं, चाहे इसे 101 ले लो, इसे 1 ले लो, तब भी 102 आएगा, और चाहे इसको ए को 101 ले लो, इसे 1 ले लो, तब भी 102 ही आना है। तो ये तो दोनों सिचुएशन में सेम ही रहना है, 101 प्लस 1, तो ये आएगा 1/102 का स्क्वायर, और ये समथिंग कुछ बड़ा ही होगा डेफिनेटली, ठीक है। हमको पता होता है यदि डिनोमिनेटर, यदि किसी का न्यूमरेटर कांस्टेंट है, यदि न्यूमरेटर कांस्टेंट है, दो किन्हीं टू फ्रैक्शंस के लिए न्यूमरेटर कांस्टेंट है, और डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा, जिसका बड़ा डिनोमिनेटर होगा, वो फ्रैक्शन छोटी होगी। हमेशा याद रखिए इस चीज को, एग्जाम्पल में बता रहा हूं। मैंने ये कहा कि यदि न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर हमारा किसी फ्रैक्शन का बड़ा है, तो छोटी होगी। कैसे होगी देखिए जरा, मान कर चलिए ले लेते हैं हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/2 और 1/3, ठीक है। यहाँ देखिए ये वाली चीज जो न्यूमरेटर है वो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर क्या है हमारा, कांस्टेंट है दोनों के लिए। डिनोमिनेटर इसका छोटा है, देखें तो इसकी वैल्यू यदि डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगी, वो यदि हम रुपीस में कंसीडर करें तो 50 पैसे या 0.5 रुपये हो गया, ये 0.33 इस टाइप से आएगा, 0.3 बार होगा, ठीक है। बट हम 0.3 बार ऐसे कंसीडर करेंगे तो 0.33 ले लीजिए, यहाँ पर 0.50 होगा, तो ये बड़ी है हमारी एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है। तो हमेशा याद रखना है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, यदि किसी का डिनोमिनेटर बड़ा है तो वो नंबर स्मॉल होगी जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। कोई भी फ्रैक्शन, कंडीशन क्या है इसके साथ, कंडीशन है न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यदि मान लीजिए इसी में एग्जांपल ले लें, यहाँ तो 1/2 है और यहाँ ले लें 4/3, तो ये तो रह जाएगा 0.5 और ये क्या हो जाएगा 1.3 बार, ठीक है। तो फिर तो ये बड़ा हो गया हमारा, फिर तो ये बड़ा हो गया हमारा। तो ध्यान रखना न्यूमरेटर कांस्टेंट होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा वो हमेशा छोटी होगी जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उससे। यहाँ इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये बड़ी निकली है, और ये इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटी है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं, इसी प्रोसेस को देखें तो हमको पता चलता है ये वाली फ्रैक्शन, सॉरी हाँ ये एक तरह से फ्रैक्शन ही कंसीडर कर लेते हैं, ये फ्रैक्शन में और इस फ्रैक्शन में, इन दो फ्रैक्शंस में कौन सा बड़ा होगा, जाहिर सी बात है ये बड़ा होगा। अब हमने एग्जांपल लिया था कि एक बार तो हम लेकर चल रहे थे राइट साइड में लेकर चल रहे थे, 7 न्यूटन फोर्स लिया था और इधर 5 लिया था, फिर एक दूसरे एग्जांपल में 7 न्यूटन इधर लिया, 5 न्यूटन उधर लिया, तो हमने डिफरेंस किया था, ठीक है, बट डायरेक्शन बता दी थी हमने। तो यहाँ पर यदि हम ये देखते हैं ये बड़ा है, ठीक है, तो हम कहेंगे ई एक्सियल, यहाँ से हमको पता चल रहा है ई मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा है नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो हम ई एक्सियल की जो नेट वैल्यू निकालेंगे हम, तो वो क्या होगा, ई प्लस क्यू के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, वो माइनस नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसे, अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो ई एक्सियल, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सियल कैसे होगा हमारा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाई आर प्लस ए होल स्क्वायर। अब समझने की बात फिर वही आती है, ये ज्यादा है ये कम है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग बीपी तो हुई, क्योंकि ये ज़्यादा है, कंसीडर कर लीजिए वही 7 न्यूटन और 5 न्यूटन वाली बात कंसीडर कर सकते हैं, तो जो ज़्यादा होता है उसी की ओर डायरेक्शन होती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ हमारा अलोंग बीपी होगा, हमारा डायरेक्शन कैसे होगी हमारी, अलोंग बीपी, यानी कि ये, ठीक है, अलोंग बीपी बोल सकते हैं, अलोंग डायरेक्शन क्या होगी हमारी, अलोंग
बीपी। ठीक है भाई, ये कंसीडर कीजिए ये वाली वैल्यू हमारी, हमने यहाँ पर बताया ये ज़्यादा है, जब ये ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है यही तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, सो दैट इज, यहाँ पर हम ले सकते हैं 1/4πε0, यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन आ गया, इनटू क्यू, यहाँ भी है यहाँ भी है, क्यू भी कॉमन आ गया। लेकिन इन्हें नहीं करना है r माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि इन्हें हम ऐसे सोल्व भी नहीं कर पाएंगे अदरवाइज, r प्लस ए होल स्क्वायर। 1/4πε0 इंटू क्यू, ये हम कह सकते हैं r माइनस ए होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, जब 1/2 माइनस 1/3 करते थे तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट लिखते थे, यहाँ 6 आता था एलसीएम, तो हम इसे ऐसे लिखते थे, तो 2 × 3, ठीक है, वही तो 6 है हमारा जो 6 लिखते थे हम। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 बचा, 3 × 3 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 × 2। ठीक है, ऐसे लिख रहे हैं हम। बात अब ध्यान से देखें तो 3 की इधर 1 में मल्टीप्लाई करी, -2 की इधर मल्टीप्लाई करी, यही तो करा। तो अब यहाँ से देखें, इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं, r प्लस ए होल स्क्वायर, माइनस इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, r माइनस ए होल स्क्वायर। ऐसे समझ लीजिए, या फिर सीधी सी बात है, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, ये बचा, इसे मल्टीप्लाई 1 में करा, यहाँ लिख दिया, इससे ये कैंसिल हो गया हमारा, इसकी मल्टीप्लाई 1 से किया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू, ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें देख लेते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, माइनस ध्यान रखना है बच्चे, ब्रैकेट को हटा देते हैं, एक साथ ही कर देते हैं, गड़बड़ हो जाती है फिर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। यदि आपको थोड़ा भी डाउट है तो पूरा 1-2 लाइन बढ़ जाएंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। आर माइनस ए होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताइए आप, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, उसे हम ऐसे भी तो लिख लेते हैं, ए बी होल स्क्वायर लिख लेते हैं ना, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू बी होल स्क्वायर तो लिख लेते हैं, ये आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, आर माइनस ए इंटू आर प्लस ए और ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये आता है, दैट इज 1/4πε0 इंटू क्यू, और ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस का आर स्क्वायर, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2ar अपॉन, हमको पता होता है a प्लस बी और a माइनस बी दोनों का प्रोडक्ट होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कह दो, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कह दो, आएगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी है, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, आर स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, दैट इज 1/4πε0 इंटू क्यू, 2ar क्या हो जाएगा 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इसे 4ar को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2a इंटू 2r, 2 2 ज़ा 4 ar हो गया, लिख सकते हैं ना, एज हम लिख सकते हैं एज 4ar कैन बी रिटन एज 2a इंटू 2r।
सो ई एक्सियल का मैग्नीट्यूड हमारा होगा 1/4πε0 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमको पता होता है वी ऑल्सो नो दैट, हमने यहाँ पर लिया था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वेक्टर पी जिसकी डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो क्यों लिया था? वो इसलिए लिया था ताकि हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते। तो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ हमारा? क्यू इंटू 2a हुआ। तो इसके प्लेस पर क्यू इंटू 2a के प्लेस पर हम यहाँ पर वेक्टर पी रख सकते हैं और p इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a। तो ये वाली वैल्यू क्यू इंटू 2a के प्लेस पर p पुट कर दो। सो ई एक्सियल मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू पी, इसके प्लेस पर आ गया, इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कंडीशन वो आ जाती है इफ आर बहुत ज्यादा बड़ा हो ए से। तो जाहिर सी बात है आर स्क्वायर की वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि ए स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा। इन दैट केस ए स्क्वायर कैन बी इग्नोर्ड। क्यों करें इग्नोर? समझते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू कंसीडर कर लीजिए 1000 और ए की वैल्यू हमारी 1 है। तो आर बहुत बड़ा हो गया हमारा 1 से। अब देखते हैं इनका स्क्वायर करके देखते हैं। आर स्क्वायर कितना होगा? 1000 का स्क्वायर का मतलब होगा 1000 इंटू 1000 यानी 1 क्या है 60। जबकि आर स्क्वायर के ए स्क्वायर क्या होगा हमारा? दैट इज 1। कहाँ तो 1000 और 1 था, यहाँ कितना बैठता है? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, वो 10 लाख टाइम्स हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 लिया है सर ने इसलिए, चलिए यहाँ पर यदि 2 भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो जाएगा, तब भी बहुत बड़ी वैल्यू है। यहाँ तो 500 टाइम्स है, 2 का 500 टाइम्स, और यहाँ ये है हमारा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख टाइम्स का मतलब है 2.5 लाख टाइम्स ज़्यादा है इससे। यस और ये क्या था? 500 टाइम्स, और ये 2.5 लाख टाइम्स ज़्यादा। तो हमको पता चल रहा है आर स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाए। इस केस में ए स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके सो ई एक्सियल equals to 1/4πε0 into p into 2r upon r square का होल स्क्वायर, दैट इज 1/4πε0 into p into 2r upon r पावर 4। r से r पावर 4 कितने टाइम जाएगा? r पावर 3 टाइम्स। ठीक है, r इसका मतलब r अपॉन r पावर 4 का मतलब क्या हुआ? r अपॉन r मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई r। इस r से r कैंसिल हो गया तो 1/r क्यूब तो बचा हमारा, वही हम कर रहे हैं। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सियल
इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये 2p बचेगा हमारा 2p अपॉन आर क्यूब। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी हमारी b2p bp, यानी कि bp कह दीजिए या फिर ap कह दीजिए, ऐसे डायरेक्शन है। यही डायरेक्शन तो हमारे डायपोल मोमेंट की थी, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा ये बात क्लियर हो गई है आपको। तो एक तो हमारा यहां तक का तो ये हो गया है। अब हम देखते हैं यदि कोई डायपोल हमारा एक ही डायपोल है हमें गिवन, तो जाहिर सी बात है उसके लिए चार्ज भी चेंज नहीं होने की, और जाहिर सी बात है उसकी डिस्टेंस भी, उसकी जो बीच की सेपरेशन है माइनस चार्ज और माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज के बीच की, वो भी चेंज नहीं होगी। जब वो चेंज नहीं होगी यानी क्यू भी चेंजेबल नहीं है, अनचेंज्ड है, और 2a भी अनचेंज्ड है, तो जाहिर सी बात है इनसे जो क्वांटिटी मिलती है p इक्वल्स टू क्या होता है q इंटू 2a, वो भी हमारी कांस्टेंट होगी। ठीक है, अच्छा हमको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट है। p कांस्टेंट हो गया हमारा 2 तो एक कांस्टेंट है ही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, p भी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं E axial proportional to 1/r cube। इससे में पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण है, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण, उसमें आता है हमारा 1/r²। ई प्रोपोर्शनल होता है हमारा 1/r², और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल क्या आएगा हमारा 1/r³। तो ये चीज ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इज क्या होगा, ये भी ऑप्शन दे दिया, ये भी दे दिया, और कोई सा दे दिया। ठीक है, या फिर उसके साथ दे दिया, एक दे दिया ऑल ऑफ दीज, या फिर एक नन ऑफ दीज, कुछ इस टाइप का दे दिया। बच्चे ज़्यादातर इस पर टिक लगा देते हैं और वो गलती कर देते हैं। तो यू शुड नॉट डू लाइक दिस, यू मस्ट हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। ओके, so dear students, that's all for the day. Have a good day.